तेजस्विनी की टीम आ पहुंची है एक म्यूजियम में, जिनकी फाउंडर न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारतीय कलाओं और भारतीय कलाकारों को महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रही है। इस बार हमारी तेजस्विनी है पद्मश्री से सम्मानित किरण नाडर। मैंने सोचा था कि जो भी हमारी बड़ी हेरिटेज है इंडिया में आर्ट की, तो लोगों को उसमें क्या शिक्षा मिल सकती है, और मैंने यही सोचा कि जो मेरी कलेक्शन है मैं उसको म्यूजियम में कंट्रीब्यूट करूं। बहुत एक्सिलरेटिंग फीलिंग होती है कि यंगर आर्टिस्ट भी आज काफी काम कर रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में जिस मेले का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो मेला है संस्कृतियों का, वो मेला है मिलन का, ये मेला है सूरज कुंड का। यहाँ पर एक तो इतनी सारी कंट्रीज से न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। ये मेला हमेशा से ही फेमस रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ लोग आते हैं। जैसे लोगों में यूनिटी है, अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग उनकी चीज़ें, उनके ट्रेडिशंस की चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कल्चरल, जो इसका कैलेंडर है, कल्चरल ग्रुप्स हैं, उसको बढ़ावा दिया जाए। We are from Kazakhstan. We 11 people go to India to Surajkund festival. Bharat Shresth Bharat. नासाध्यमति वर्तते समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्रम एषाम्। सामवेदस्य पाठः, कृष्णयजुर्वेदस्य पाठः, शुक्लयजुर्वेदस्य पाठः, तत्र महान् घोषः आसीत्। तदा आनन्दः जातः अस्यां भूमौ। प्रथमं भारतीनां द्वितीयं च सरस्वती। हौसलों की उड़ान। मेरठ में खुला एक अनूठा कैफे, जिसे चला रही हैं एसिड अटैक पीड़ित महिलाएं। राजधानी रांची की व्यस्त भीड़भाड़ से दूर एकांत वातावरण में सजी है एक अनोखी पाठशाला। इसे युवाओं ने नाम दिया है कर्तव्य पथ। किसान देश की शान, हर दिन रच रहे हैं नए कीर्तिमान। महिलाओं ने अपने जज्बे से दिखाया कि असंभव कुछ भी नहीं। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ये एक तरह की डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल गैलरी बोल सकते हैं आप, जहां पर आप टच स्क्रीन में हजारों कलेक्शंस को देख सकते हैं। ये आज के आधुनिक दौर की गैलरी मानी जा सकती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और तेजस्विनी की टीम आ पहुंची है एक म्यूजियम में, एक ऐसा म्यूजियम जिसकी फाउंडर भारत के कला परिदृश्य को समृद्ध कर रही है, जिनकी फाउंडर न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारतीय कलाओं और भारतीय कलाकारों को महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रही है, जिनकी फाउंडर हमारे देश की पहली और सबसे बड़ी निजी आर्ट कलेक्टर हैं। आप न केवल आर्ट के क्षेत्र से जुड़ी हैं, बल्कि खेलों में और परोपकार के तमाम कार्यों जैसे शिक्षा आदि में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
और आपके योगदान को देखते हुए ही आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। हमारी आज की तेजस्विनी है किरण नाडर म्यूजियम ऑफ आर्ट की फाउंडर और शिव नाडर फाउंडेशन की ट्रस्टी किरण नाडर। भारत की समृद्ध कला संस्कृति है जो सदियों से विश्व प्रसिद्ध है। हमारी ऐतिहासिक धरोहरें इनकी गवाही देती हैं, जो नृत्य, संगीत, खान-पान से आगे मूर्तिकला, चित्रकला तक कई आयाम समेटे हैं। आधुनिक दौर में इन्हें सहेजकर आम जन को इनसे जोड़ने वालों में शामिल है नाम किरण नाडर का, जो विश्व में कला जगत की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शुमार हैं, जो देश की सबसे बड़ी निजी आर्ट कलेक्टर हैं और जिनके निजी संग्रह में 14,000 पेंटिंग्स शामिल हैं। किरण नाडर एक ऐसी कला प्रशंसक हैं जो देशवासियों को देश के जाने माने कलाकारों के कार्यों से, उनकी कला विरासत से रूबरू कराना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने स्थापित किया किरण नाडर आर्ट म्यूजियम। लोगों में कला के प्रति रुचि जगाने के लिए उन्होंने स्कूलों के साथ मिलकर कार्यक्रम शुरू किए ताकि हमारी युवा पीढ़ी कला के कद्रदान बने। वे नए युवा कलाकारों, महिला कलाकारों की प्रदर्शनी आयोजित कर उन्हें मंच प्रदान करती हैं। विश्व की अनेक प्रसिद्ध आर्ट गैलरीज के साथ कोलैबोरेशंस कर भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को वैश्विक मंच देती हैं। वे समाज में विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर शिक्षा के लिए शिव नाडर फाउंडेशन के जरिए परोपकार के कार्य भी करती हैं। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करने के अलावा विद्या ज्ञान के माध्यम से वंचित वर्ग के बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध कराती हैं। कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किरण नाडर हैं हमारी तेजस्विनी। तो ये करते हैं मुलाकात किरण नाडर से। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत तेजस्विनी में। थैंक यू सो मच। और बहुत बधाई आपको पद्मश्री के सम्मान के लिए। किसको डेडिकेट करते हैं आप ये सम्मान? आई थिंक टू माय फैमिली एंड जो मेरी टीम है म्यूजियम की, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इसमें। आई अंडरस्टैंड। टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है। एंड आई थिंक हमने जो किया है आर्ट में, तो उनका भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, और आर्ट के अलावा भी आपने जो जो किया है, हम उन सब की भी बात करेंगे, चाहे शिक्षा की बात हो या फिर आपके स्पोर्ट्स की बात हो, वो और। लेकिन शुरुआत हाँ कला से ही करना चाहेंगे, क्योंकि आपने कला को लेकर जो कुछ किया है उसी के लिए आपको, और फिलैंथ्रोपी के लिए आपको ये पुरस्कार मिला है। क्या है जो आपको फिलैंथ्रोपी को लेकर, फिलैंथ्रोपी के साथ साथ आर्ट को लेकर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है? ऐसा क्या है जो आपको ड्राइव करता है? फिलैंथ्रोपी को लेके आई थिंक मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट स्टेप लिया था। वैसे आई थिंक मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि जो भी आपने अचीव किया है यू मस्ट पे बैक। एंड सो पहली स्टेप हमने की थी, हमने कॉलेज शुरू किया था चेन्नई में, विच इज़ आज वो यूनिवर्सिटी बन गया। बट आर्ट का मेरे को जो इंटरेस्ट था, मैंने सोचा था कि जो भी हमारी इतनी बड़ी हेरिटेज है इंडिया में आर्ट की, तो लोगों को उसमें देखना चाहिए कि क्या क्या शिक्षा मिल सकती है। तो उसको भी हमने फिलैंथ्रोपी की दौर से ही किया है। विच इज़ वेरी स्ट्रेंज ना, क्योंकि आपने आर्ट में कोई पढ़ाई नहीं की, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन आप आर्ट की तरफ आकर्षित हुई। तो ऐसा क्या है आर्ट में जिसने आपको आकर्षित किया? हमारा अपना घर बन रहा था, तो उसके लिए मैंने सोचा था मैं वो आर्टिस्ट कलेक्ट करूं जिनसे मेरी रिलेशनशिप थी, मतलब नॉट रिलेशनशिप बट जिनको मैं पहचानती थी, जिनको मैं सोचती थी कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के। वहाँ से मेरी इंटरेस्ट शुरू हुई। वो हुआ 1990 के आसपास। तो मैंने वहाँ पे कुछ प्राइमरी मॉडर्न आर्टिस्ट जैसे हुसैन, मंजीत बावा, कृष्ण खन्ना, रमेश्वर बूटा, सो इन आर्टिस्ट से मैंने शुरू किया अपना होम। मेरे यानी आपने अपने घर को सजाने के लिए ही सबसे पहले इन कलाकृतियों, इन आर्टिस्ट की खरीदी?
कंट्रीब्यूशन उनका इतना ज़्यादा था इंडियन आर्ट में, मैंने सोचा कि मेरे को प्रिटी आर्ट की ज़रूरत नहीं है, मेरे को ऐसे आर्टिस्ट चाहिए जिन्होंने इंडिया में कुछ किया है। क्या लगता है आपको कि ऐसा क्या है जो एक कॉमन मैन को एक बड़ा आर्टिस्ट बना देता है? क्योंकि कभी एम एफ हुसैन भी एक साधारण कलाकार थे, बाद में उनको वो हाइट्स मिली, और ये कहानी हर कलाकार की आई थिंक जो बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं पर सब अचीव तो नहीं कर पाते, बट कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनमें कुछ हिडन ड्राइव सा होता है या कुछ अनबिलीवेबल कैरेक्टरिस्टिक स्पार्क होता है। जैसे हुसैन साहब को ही देख लीजिए, या आप रजा साहब को देख लीजिए, या सूजा को देख लीजिए, ये तो सब मतलब मॉडर्न, हमारे मॉडर्न्स। हाँ, बट आज भी यंग आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी अचीव कर रहे हैं, एंड उनको देख के बहुत एक्सिलरेटिंग फीलिंग होती है कि यंगर आर्टिस्ट भी आज काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इन न्यू आर्टिस्ट के लिए भी आप कुछ प्रयास करती हैं, इन्हें मंच देना? हाँ, मैं अक्वायर तो करती हूँ, मैं सिर्फ नोन आर्टिस्ट नहीं, मैं जो न्यूअर आर्टिस्ट हैं उनका भी काम लेती हूँ, एंड कोशिश करती हूँ कि ग्रुप शोज में दिखाया जाए। हाँ, उनको जैसे ये शो तो हमने जो अभी लगा हुआ है म्यूजियम में, ये तो प्रॉब्ली द बेस्ट नोन इंडियन फोटोग्राफर रघु राय जी का है, पर ये तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव है। न्यूअर आर्टिस्ट को थोड़ा काम करना पड़ेगा, पर हाँ बहुत सारे हैं जो अचीव करेंगे। अच्छा, आपने आपकी इस कला से जुड़ा जो आपका सफर रहा है उसमें एक बड़ा आयाम था जब आपने 2010 में ये म्यूजियम शुरू किया। ये म्यूजियम शुरू करने के पीछे भी क्या सोच रही? क्योंकि एक आर्ट कलेक्टर होने के नाते अपनी चीजों को शोकेस करना एक बात है, लेकिन कला के साथ उसको जोड़कर उसे आयाम देना दूसरी बात, क्योंकि आपने इसको मॉल में शुरू किया। मेरी रुचि बहुत थी इंडियन आर्ट में, तो मैं कलेक्ट करती रही, और वो काम फिर मेरे घर में तो और जगह थी नहीं, तो वो मैंने अपने हस्बैंड के ऑफिस में लगाया। फिर ऐसा टाइम आया कि उनके पास स्पेस नहीं थी, तो वो स्टोरेज में जा रहा था, तो मेरे को लगा ये स्टोरेज में काम रखना कोई ज़्यादा सेंसिबल चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं भी वो काम देख तो पाती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा ये काम मुझे किसी ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ मैं भी देख सकूँ और लोगों को भी दिखा सकूँ। तो उस तरीके से आइडिया आया था, पर वो आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए काफ़ी टाइम लगा। लेकिन आपको कभी इस बात को लेकर, क्योंकि हम मानते हैं कि आज के भागदौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में इतना जद्दोजहद में लगा होता है कि कला को देखना, गैलरीज में जाना, म्यूजियम्स में कला को अप्रिशिएट करना, वो वक्त या सोच की तरफ नहीं जा पाता। ये बात आपको कहीं पिंच होती है, महसूस होती है कि लोग गैलरीज में कम आते हैं या म्यूजियम्स में कम आते हैं? बहुत ज़्यादा पिंच होती है, बहुत ज़्यादा पिंच होती है। हमने जब शुरू किया तो हमने नोएडा में शुरू किया म्यूजियम। नोएडा में हमारी HCL की स्पेस थी, वहाँ पे मैंने स्पेस ली और वहाँ शुरू किया, और वहाँ उस टाइम मेरे पास 500 के आसपास काम थे। आज हमारे पास 14,000 के आसपास है। तो जब से मैंने शुरू किया तब से एक तो कलेक्शन ग्रो की, फिर हमने नोएडा में शुरू किया, और फिर देखा कि नोएडा में लोग आने कम थे, तो हमने साकेत में शुरू किया और सोचा कि मॉल है, लोग मॉल में आएंगे तो मॉल से गैलरी में भी आ जाएंगे, गैलरी में भी आ जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एक तो ये मॉल ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं था। हाँ, हमने बहुत काम किया, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए, हमने एजुकेशनल प्रोग्राम्स किए, पर फिर भी जितनी ऑडियंस आनी चाहिए वो इंडिया में और स्पेशली न्यू दिल्ली में उनका इतना इंटरेस्ट आर्ट में है नहीं। वो हमें बिल्ड करना पड़ा। हम स्कूल प्रोग्राम्स बहुत करते हैं। हमारे शुरू में हम स्कूल्स के पास जाते थे, कहते थे प्लीज़ आप अपने
स्टूडेंट्स भेजिए, तो रिस्पांस बहुत कम होता था। आज हमारे एक हफ्ते में 6 से 7 प्रोग्राम होते हैं, और आजकल स्कूल्स अपने आप कहते हैं प्लीज़ हमें टाइम दीजिए, हम आना चाहते हैं। आई थिंक यंग ऑडियंस से ही शुरू होगा। जैसे स्कूल स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में आर्ट को रुचि देंगे, वैसे ही आगे आगे वो बड़े होके भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट। लेकिन किरण जी, अभी मैं जब अंदर आ रही थी तो मैंने देखा गैलरी के बाहर डिजिटल वॉल है। हाँ, आपके हजारों कलेक्शंस को वहाँ पे डिजिटल फॉर्म में दिखाया गया है, और दुनिया भर में हम देखते हैं बहुत सी गैलरीज हैं जो ऑनलाइन हो गई हैं, डिजिटल गैलरीज हो गई हैं। तो कहीं आपकी जो विजन है म्यूजियम्स को लेकर, इस पे भी इस चीज़ का कुछ इम्पैक्ट पड़ा? कोविड के टाइम में ज़्यादा डिजिटल एम्फेसिस हुआ, क्योंकि उस टाइम में कोई आ नहीं पाता था। तो हमने अपने बहुत सारे प्रोग्राम जो हमने रन भी किए थे, शोज, हमने उनको डिजिटली दिखाया था। तो आई थिंक टुडे डिजिटल इज़ अ पार्ट ऑफ आर्ट, बट हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सोचिए कि हम ये शो रन कर रहे हैं, कोई बंदा कहीं और है, किसी मफयूसल में है, या किसी जो आ नहीं सकता, हम डिजिटली उसको कुछ दिखा पाएँ तो उसका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन किरण जी, जैसे आपको सबसे बड़ा प्राइवेट कलेक्टर माना जाता है आर्ट का, ये ऐसा क्यों है कि हमारे देश में आर्ट कलेक्टर्स कम हैं? यू नो, एक स्ट्रेंज चीज़ है। अगर आप विदेश में देखें, आप न्यूयॉर्क का एग्जांपल ले लीजिए। अगर किसी के पास $1 मिलियन का अपार्टमेंट होगा, तो उसमें उसके पास $2-3 मिलियन का आर्ट होगा। वो है इम्पोर्टेंस आर्ट का विदेश में। इंडिया में जो लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, उनकी आर्ट में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में हो सकती है, उनकी इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी में हो सकती है, उनकी इन्वेस्टमेंट आर्ट में कम है। लेकिन क्या आपके लिए कलेक्शन इन्वेस्टमेंट ही है? नहीं, मेरी तरफ आर्ट एक इन्वेस्टमेंट के दौर पे मैंने कलेक्शन नहीं किया। मैंने आज तक कोई काम बेचा नहीं है। मतलब आपने आर्ट को एक हेरिटेज की तरह लिया? हाँ, मैंने हेरिटेज की तरह लिया, और मैंने यही सोचा कि जो मेरी कलेक्शन है मैं उसको म्यूजियम में कंट्रीब्यूट करूँगी, और उसी तरह मैं लोगों को इस जगह आने के लिए मजबूर करूँगी। लेकिन एक वर्ग ये भी है किरण जी, जो ये सोचता है कि इन बड़े बड़े म्यूजियम्स की क्या जरूरत है, इन करोड़ों की पेंटिंग्स को खरीदने की क्या जरूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है इसमें इन्वेस्ट करने की? तो आप बताइए कि किसी चीज़, कोई वैल्यूबल चीज़ को कलेक्ट करने का फ़ायदा क्या है? उसी तरह आप सोचिए कि इंडिया में अजंता एलोरा, हम्पी, खजुराहो, कितनी हेरिटेज साइट्स हैं जो इतनी इम्पोर्टेंट है। तो उनको किसी ने बनाया था ना। हमारी कितनी हेरिटेज है, हमारे मिनिएचर्स, हमारे चोला ब्रॉन्जेस, हमारे पास कितनी हेरिटेज है। तो उसको हमें फॉरवर्ड लेना चाहिए। तो वो ये तो नहीं है कि वही उसी जॉनर में रख के। मॉडर्न भी आर्ट इम्पोर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम फॉरवर्ड क्यों ना लेके जाएं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। कला विरासत है हमारी, इसको हर दौर में सहेजना बहुत जरूरी है। Exactly. और ये महत्वपूर्ण काम आप कर रही हैं। लेकिन आपसे बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे किरण जी। उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन।
मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्वी, जिसमें आज हमारे साथ हैं किरण नाडर, म्यूजियम ऑफ आर्ट की फाउंडर किरण नाडर, जिन्हें पद्मश्री का सम्मान हासिल हो रहा है। किरण जी, आप जब कला की बात करते हैं तो आज के दौर में हम देखते हैं कि कला को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। पद्मा पुरस्कारों में भी कला क्षेत्र के जुड़े बहुत से लोग हैं, जमीन पे जो काम कर रहे हैं उनका नाम भी आता है। ऐसे में ये जो हम कला को लेकर, कल्चर को लेकर, कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या कल्चरल मैनेजमेंट की बात करें, आपने तो इन सबको बहुत पास से देखा है। कितना बदलाव आज के दौर में, कितना महत्वपूर्ण है ये सब? आई थिंक आज काफ़ी इन एरियाज में काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है एंड आई थिंक लोग कल्चरल मैनेजमेंट और कल्चरल हेरिटेज में टाइम बिता रहे हैं। एक चीज़ थी कि काफ़ी देर से आई फेल्ट कि जब हमने म्यूज़ियम शुरू किया तो बहुत सारे और लोग इसमें आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। हमने जब शुरू किया आई थिंक अगले 6-7 साल तक तो ज़्यादा लोगों ने एंट्री इस एरिया में नहीं की, बट आज मैं देख रही हूँ कि और इंस्टीट्यूशंस इस एरिया में आ रही हैं। मतलब प्राइवेट लोग, मैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात करूँ। स्टेट म्यूजियम तो बहुत है, बट मैंने जब शुरू किया था मेरे को ये भी लगता था कि ये सिर्फ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स इसमें एम्फसिस दे सकते हैं उनको देना चाहिए। लेकिन आप कला के बात अगर हम करते हैं तो इससे हटकर अगर हम आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में शिव नाडर फाउंडेशन बहुत काम कर रहा है ना। हमारी जो शुरुआत हुई थी फिलैंथ्रोपी की तरफ, वो शिक्षा से ही थी। हमारा सबसे बिगेस्ट इम्पेरेटिव था विद्या ज्ञान स्कूल्स। तो विद्या ज्ञान स्कूल्स हमने यूपी में लॉन्च किए थे। ये रूरल अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल्स हैं, पर जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं, पर जो हम उनको फैसिलिटीज देते हैं वो किसी डून स्कूल या सनार से कम नहीं है। मतलब वर्ल्ड क्लास स्कूल की तरह हैं, पर ये बच्चे बिल्कुल इम्पॉवरिश्ड फैमिली से। उनकी एक क्राइटेरिया थी कि उनकी एनुअल इनकम 100,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकती, एनुअल इनकम। तो सोचिए कैसे उनकी हालात होंगे। तो वहाँ से ये हमने बच्चे लिए थे। यहाँ पर आपसे आपके ब्रिज के लेकर जो प्यार है आपका, द स्पोर्ट्स ऑफ ब्रिज, उसकी भी बात करना चाहूंगी। बचपन से खेलती थी आप ब्रिज, क्योंकि आपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गौरवान्वित किया है मेडल्स के साथ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ खेलती थी। मेरा भाई मेरे से 4 साल छोटा है, तो हम फैमिली ब्रिज खेलते थे। बट वो मतलब
इंजॉयमेंट का था। मेरे को इतना पता भी नहीं था कि ब्रिज कोई competitive स्पोर्ट है या ऐसी कोई बात है। इन 1985 मैंने उस वक़्त मैं NIIT के साथ एसोसिएटेड थी, तो मैंने एक ब्रेक सा लिया था। आई हैड फ्री टाइम, तो मैं ब्रिज खेलने लग गई, पर ऐसे ग्रुप के साथ खेल रही थी तो जो competitive ब्रिज खेलते थे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपके पास पोटेंशियल तो अच्छा है, आप खेलिए। तो उन्होंने मेरे को इनकरेज किया, तो मैंने अपनी फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप 1986 में खेली थी अमेरिका में, मायामी में। तो वहाँ से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा। लेकिन आपने कॉमनवेल्थ मेडल भी जीते आपने। हाँ, मतलब, और वो भी 60-70 की एज पर आकर। हाँ, करेक्ट। पहले मैं लेडीज ब्रिज से शुरू किया, तो लेडीज ब्रिज मैंने छोड़ दी, तो मैंने अपनी टीम लॉन्च की जिसका नाम है फॉर्मिडेबल्स। महिला कलाकार जो है हमारे देश की, क्या आप, क्योंकि हमेशा मानते हैं जैसे विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो जब आपकी जैसी महिला एक नेतृत्व की भूमिका में है जहां पे आप आर्ट के जगत को प्रभावित कर पाती हैं, महिला कलाकारों को लेकर भी आपका कोई सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? बहुत ज़्यादा। हमने शोज की हैं स्पेशली वुमेन आर्टिस्ट पे, एंड आजकल इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट वुमेन आर्टिस्ट हैं। आई थिंक सबसे जिनकी एज सबसे ज़्यादा होगी वो है अर्पिता सिंह। वो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। उनकी तो दूसरी लेवल है, बट यंगर एज पे भी बहुत सारे विमेन आर्टिस्ट हैं। कला के क्षेत्र में जब आप कोलैबोरेशंस करती हैं विदेश की गैलरीज के साथ, तो क्या फर्क महसूस होता है? क्या फर्क हमारे कंट्री के आर्ट को लेकर आपको लगता है कि हो पाता है? हमारी पहली कोलैबोरेशन जो हुई थी वो थी, हमने एक शो किया था नसरीन मोहम्मदी पे, और विमेन आर्टिस्ट की बात कर रही हैं। सो नसरीन मोहम्मदी पे हमने एक शो किया था। नसरीन डाइड एट अ यंग एज, आई मीन 57, 58। लोगों को उनके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो हमने शो किया, और राइना सोफिया मैड्रिड से जो डायरेक्टर थे वो आए थे शो देखते, और उन्होंने हमसे कहा कि हम ये शो मैड्रिड ले जाएंगे। तो उनसे हमने टाई अप किया, और हमारा पहला शो मैड्रिड गया, और वहाँ से न्यूयॉर्क गया। द मेट ब्रॉयर का लॉन्च हो रहा था, तो हमारा शो लॉन्च शो था मेट ब्रॉयर में। तो ऐसे टाई अप्स करने में बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिली। फिर हमने और इंडियन आर्टिस्ट का किया, जैसे नलिनी मलानी का शो किया है पेरिस में। लेकिन काफी सून आपका एक बड़ी गैलरी, बड़ा म्यूजियम भी आप कंसीव कर रही हैं, आप बना रही हैं एयरपोर्ट के पास। उसके पीछे भी क्या आइडिया है? क्योंकि कहा जा रहा है कि आप ना केवल आर्टिस्ट, ना केवल पेंटर्स, फोटोग्राफर्स, बल्कि और भी आर्ट फॉर्म्स हैं जिन्हें आप प्रमोट करेंगी। मेरा ये सोचना है कि जो हम आर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं वो हमें कल्चर में भी करना चाहिए। एंड ये है कि जो लोग आर्ट देखते आएंगे वो कल्चर में भी उनकी रुचि बढ़ेगी, और वाइस वर्सा। तो जो ऑडियंसेस है वो ग्रो करेगी। यानी कल्चर हब बनने जा रहा है। कल्चर हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। एक व्यक्ति के तौर पर आर्ट ने आपको कितना प्रभावित किया? मैं जब आर्ट को देखती हूँ तो मैं एक ही तरीके से नहीं देखती हूँ, ज़्यादा डेप्थ में देखती हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी आर्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया है? वो है अरुण वडेरा जी, जो वडेरा आर्ट गैलरी रन करते हैं। आपकी अपनी आर्ट कलेक्शन में आपको सब कुछ बहुत प्रिय होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी आर्ट कलेक्शन जो विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, आपके दिल के बहुत करीब? जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं वो है रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा की आर्ट। उनकी मेरे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट कलेक्शन है, एंड मेरे को उनसे बहुत फॉर्डनेस है।
और दूसरी है मेरी कलेक्शन ऑफ द प्रोग्रेसिव्स, जैसे हुसैन, सूजा, रजा जी। अच्छा, कोई एक ऐसी आर्ट कलेक्शन है या कोई ऐसी कलाकृति है, आर्ट ऑब्जेक्ट, जिसको आप ओन करना चाहती हैं, जो आपका सपना है कि मेरे को ये जरूर खरीदना है अगर मौका मिले तो? ऐसी तो बहुत है, पर मेरे को एक इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट हैं वैन गो, उनकी एक पेंटिंग खरीदने की दिलचस्पी है, पर मेरे को पता ये नहीं होगा। तो ये कुछ ड्रीम्स होने चाहिए, कुछ फुलफिल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टर्न किसको मानती हैं आप? सर्टनली आर्ट में जो मेरे साथ हुआ है और जैसे मेरी लाइफ आर्ट से चेंज हुई है, ये एक वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट इन माय लाइफ। ऐसा क्या है जिसको आप सबसे ज़्यादा वैल्यू करती हैं अपनी लाइफ में? मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, माई ओल्डर ग्रैंड सन इज़ 11, अरमान है उसका नाम, और मेरा छोटा ग्रैंड सन 8 साल का है, उसका नाम है जहान। तो क्या आपकी बेटी रोशनी नाडर, उनको भी ये जो आपका आर्ट के प्रति लव है और क्रेज है, क्या ये उनमें भी है, ये दिखता है? उनमें आज आर्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी है। वो बहुत आज उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं म्यूज़ियम पे और म्यूज़ियम के ग्रोथ में और पॉलिसीज। ऐसा क्या है जो आपको शांति देता है, खुशी देता है, सुकून देता है? मैं बहुत बड़ी स्पोर्ट्स फैनेटिक हूँ। मैं क्रिकेट को बहुत फॉलो करती हूँ, मैं टेनिस को बहुत फॉलो करती हूँ। तो मैं स्पोर्ट्स में खेलती सिर्फ ब्रिज हूँ, पर मैं स्पोर्ट्स वॉयर हूँ। जो मुझे सुकून मिलता है वो मुझे म्यूज़िक से बहुत फॉन्डनेस है। मेरे को फिल्म्स देखने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। सो लॉट ऑफ म्यूजिक एंड लॉट ऑफ ओल्ड फिल्म्स। ओके, ग्रेट। मगर आप जो काम कर रही हैं किरण जी, वो काम हमारे देश की कला क्षेत्र के बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनके लिए महत्वपूर्ण है, और कला प्रेमियों के लिए तो ये बहुत ही अनमोल खजाना है जो आपके पास है, जो आप सबके साथ साझा भी कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि जो काम आप कर रही हैं उसे आप यूं ही तेज रफ्तार आगे बढ़ाती रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो थी हमारे साथ आज किरण नाडर, जिन्हें पद्मश्री का सम्मान हासिल हुआ है। आज की तेजस्विनी में बस इतना ही, लेकिन आपके क्या व्यूज हैं, आपके क्या सुझाव हैं इस कार्यक्रम को लेकर, आप हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।